नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत देश के एक ऐसे लाल की जिसने बिजनेस के नज़रिए से भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक जाने माने बिजनेस टाइकून के साथ साथ वो एक नेक दिल इंसान थे जिन्होंने दुनिया भर में बिजनेस के नज़रिए से देश को रिप्रेजेंट किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सर रतन टाटा के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी के साथ देश ने एक कोहिनूर खो दिया। सर रतन टाटा को न सिर्फ देश के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं और एक नेक दिल इंसान मानते हैं। उन्होंने कई करोड़ों रुपए देश के डेवलपमेंट के लिए और चैरिटी में दान कर दिया। उनका मानना था कि हर देशवासी को देश की सेवा करनी चाहिए, फिर वो कैसे भी हो। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर साल 1937 को ब्रिटिश भारत बॉम्बे यानी कि वर्तमान के मुंबई शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि उनका जन्म आम बच्चों की तरह नहीं था, यानी कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपने माता पिता दोनों का एक साथ प्यार नहीं मिला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरा किया। आगे चलकर साल 1959 में उन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बिजनेस बैकग्राउंड से आने की वजह से उनका भी झुकाव बिजनेस की ओर ही रहा और इसकी शुरुआत उन्होंने 1970 में टाटा ग्रुप में मैनेजरियल पोजीशन लेकर किया। यहीं से उनके बिजनेस करियर की शुरुआत हुई। हालांकि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन साल 1962 में उन्होंने भारत लौटने और पारिवारिक कारोबार से जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने टाटा स्टील में जमशेदपुर में शॉप फ्लोर पर काम किया और यही वो समय था जब उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री और वर्कफोर्स को गहराई से समझा। आपको बता दें कि रतन टाटा का ये सफ़र आसान नहीं था। टाटा स्टील में काम करते हुए उन्होंने वर्कर्स की समस्याओं को नज़दीक से देखा और कई बार खुद भी उन परिस्थितियों का सामना किया। उनकी इस विनम्र शुरुआत ने ही उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने में मदद की, जिसने बाद में उन्हें एक सच्चा लीडर बनाया। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कभी भी खुद को परिवार के विशेषाधिकारों का फ़ायदा नहीं उठाने दिया और अपने परफॉर्मेंस से ही अपने लिए जगह बनाई। साल 1991 में जीआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया। ये समय टाटा ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही कई विदेशी कंपनियों ने इंडियन मार्केट में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, जिससे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं रतन टाटा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ग्रुप के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने उनके लीडरशिप पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि वे कंपैरेटिवली युवा और कम अनुभवी थे। इसके अलावा टाटा ग्रुप के भीतर भी अलग अलग कंपनियां बहुत इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही थी और ग्रुप के भीतर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी थी। खैर, रतन टाटा ने इन चुनौतियों को अपने तरीके से निपटाया। उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनियों को इंटीग्रेट किया और एक मजबूत कॉर्पोरेट पहचान बनाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले टाटा ग्रुप की स्ट्रक्चर में बदलाव किया और ग्रुप की उन कंपनियों को बंद या बेचने का साहसिक निर्णय लिया जो घाटे में चल रही थी या जिनका टाटा ग्रुप के कोर बिजनेसेस से कोई ताल्लुकात नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कई नए क्षेत्रों में ग्रुप का विस्तार किया, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स शामिल थे। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और टाटा मोटर्स को ग्लोबल मार्केट में उतारा और उन्हें बड़ी सफलता मिली। दोस्तों, रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन उनमें सबसे नोटेबल है टाटा नैनो का लॉन्च। टाटा नैनो का सपना रतन टाटा का था और ये सपना उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास के लिए साकार किया। उनका उद्देश्य एक ऐसा सस्ता और रिलायबल व्हीकल बनाने का था जो हर आम आदमी की पहुंच में हो। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया और इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि बाजार में इसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने रतन टाटा के अप्रोच और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रदर्शित किया। इसके अलावा 2008 में ही रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया।
ये एक्विजिशन टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और कंपनी ने इस एक्विजिशन के बाद ग्लोबल मार्केट पर अपनी पहचान बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने न केवल व्यवसाय के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की। टाटा ग्रुप्स, जिसका लीडरशिप रतन टाटा करते थे, भारत के सबसे बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इसके माध्यम से उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने व्यापारिक फैसलों में हमेशा एथिक्स और समाज कल्याण को प्रायोरिटी दी। उदाहरण के लिए साल 2004 की सुनामी के बाद टाटा ग्रुप ने प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। इसी तरह 26/11 के मुंबई हमलों के बाद टाटा ग्रुप ने ताज होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों के परिवारों के लिए पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो वो आजीवन अनमैरिड रहे। हालांकि वो 4 बार शादी करने की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन डर और कई दूसरे कारणों की वजह से वो पीछे हट गए और फिर इसी तरह उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। जिस तरह लोगों और मीडिया के बीच वो अपने व्यावसायिक जीवन के लिए लाइमलाइट में रहे, उसी तरह वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी लाइमलाइट में रहे। वैसे उनके निजी जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, दरअसल उन्होंने शादी नहीं की। उसके पीछे तो कई कारण हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे। पहला कारण तो ये बताया जाता है कि वे अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया है कि उनके जीवन में 4 बार शादी करने के मौके आए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वे शादी नहीं कर पाए। उनका ये फैसला उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे हमेशा अपने परिवार, खासकर अपने भाई और दादी के बहुत करीब रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि रतन टाटा की ज़िंदगी में उनके काम के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत घटनाएं भी रही हैं, जिनमें से एक उनकी अधूरी प्रेम कहानी है। जी हाँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जब वे अमेरिका से पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी ज़िंदगी में एक खास महिला आई थी। वो और रतन टाटा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। ये घटना उस समय की है जब रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका में कुछ समय तक नौकरी भी की थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी लड़की से हुई। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि रतन टाटा ने शादी के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी एक फैमिली इमरजेंसी के चलते रतन टाटा को भारत वापस लौटना पड़ा। हालांकि वो लड़की भी उनके साथ भारत आने को तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी बीच भारत में 1962 का चीन भारत युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और लड़की के परिवार ने उसे इस स्थिति में भारत आने की अनुमति नहीं दी। इसके चलते उनकी शादी की योजना अधूरी रह गई और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वे उस लड़की का हमेशा सम्मान करते रहे और उनके जीवन में वो एक बहुत खास स्थान रखती थी। ये प्रेम कहानी रतन टाटा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जो उनके सेंसिटिव और सच्चे दिल को दर्शाती है। वैसे उनकी ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इसे वे अपनी जिंदगी का एक सुंदर हिस्सा मानते हैं। बात करें उनके माता पिता की तो रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो जमशेदजी टाटा के परिवार से गोद लिए गए थे। नवल टाटा एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने टाटा ग्रुप में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। रतन टाटा के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव रहा। जी हाँ, नवल टाटा ने उन्हें अनुशासन, विनम्रता और सेवा के मूल्यों को सिखाया, जो आगे चलकर रतन टाटा के जीवन में उनके डिसीजन में झलके। उनकी माँ का नाम सोनू टाटा था। हालांकि उनके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब रतन टाटा महज 10 साल के थे। इस तलाक का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में उनकी और उनके भाई जिमी टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की है। उनकी दादी ने भी उन्हें पारिवारिक मूल्यों, समाज सेवा और अनुशासन के महत्व के बारे में सिखाया। आपको बता दें कि उनके छोटे भाई जिमी टाटा का जीवन हमेशा मीडिया की निगाहों से दूर रहा और वे एक साधारण और निजी जीवन जीते हैं। हालांकि रतन टाटा और जिमी टाटा के बीच गहरा संबंध था और वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके सौतेले भाई का नाम नोएल टाटा है, जो कि एक इंडियन आयरिश बिजनेसमैन है। उनकी मां का नाम सिमोन टाटा है, जो रतन टाटा की सौतेली मां थी। दोस्तों, रतन टाटा के दादा सर रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे थे। जमशेदजी टाटा को इंडियन इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में स्टील, एनर्जी और एजुकेशन के क्षेत्र में कई पॉसिबिलिटीज़ की शुरुआत की थी। टाटा परिवार का ये उत्तराधिकार
रतन टाटा तक पहुंचा, जिन्होंने अपने दादा और पूर्वजों की तरह टाटा ग्रुप की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो सर रतन टाटा को उनके कामों के लिए कई बार पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल है। जी हाँ, उन्हें ये दोनों पुरस्कार भारत सरकार द्वारा साल 2000 और 2008 में दिए गए थे। वैसे रतन टाटा को जानने वाले लोग कहते हैं कि वे एक बेहद साधारण और निजी इंसान थे। वे महंगे कपड़े, गाड़ियां या आलीशान जीवन शैली से दूर रहते थे। उनका जीवन सादगी और सेवा से प्रेरित था। उन्होंने हमेशा समाज के हित में काम किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। इससे पता चलता है कि वे न सिर्फ एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि एक सच्चे समाजसेवी भी थे। उनकी सोच और समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन ये सिखाता है कि सादगी, ईमानदारी और सेवा के साथ भी सफलता पाई जा सकती है। बहरहाल, इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है और जिससे कोई अछूता नहीं है। बढ़ती उम्र के चलते आखिरकार मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 9 अक्टूबर साल 2024 को 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके जाने से देश का हर एक नागरिक काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लेकिन फिर बात वही आती है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। देश और दुनिया सर रतन टाटा के योगदानों को हमेशा याद रखेगा। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आपके होम पेज तक पहुंच सके और आप उन्हें मिस ना कर दें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।